अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है 10th स्टैंडर्ड के लिए वो है द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे हमने देश को देख लिया, लेकिन इस देश को देश कैसे बनाया गया। इस टॉपिक में हम ये भी पढ़ेंगे कि किस तरह हिंदुस्तानी अवाम, हिंदुस्तान के जो लोग थे वो किस तरह यूनाइट हो गए। तो वही हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग में। तो ये जो टॉपिक है सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग जो है ये हम पॉइंट वाइज डिस्क्राइब करेंगे कि किस तरह हिंदुस्तानी अवाम इकट्ठा हो चुके थे। इससे पहले कि मैं इसके पॉइंट्स जो हैं एलाबरेट करूँगा, मैं यहाँ पे थोड़ा कुछ ऐड करूँगा कि नेशनलिज्म, जब नेशनलिज्म स्प्रेड हो गया, कि जब नेशनलिज्म इंडिया में स्प्रेड हो गया, उसके साथ ही हम देखते हैं कि जो हिंदुस्तानी लोग जो है उन्होंने स्टार्ट करना ये सीखा कि ये बिलीव करते हैं दैट दे ऑल आर द पार्ट ऑफ द सेम नेशन। जब नेशनलिज्म स्प्रेड हुआ इंडिया में तो लोगों ने भी ये बिलीव करना स्टार्ट किया कि सब लोग जो हैं ये एक हिस्सा हैं सेम नेशन के। तो इसके साथ ही उन्होंने ये भी डिस्कवर किया कि जो यूनिटी है वो किस तरह उनको बांधते थे टुगेदर, उनको जो बिंडस थे वो उनको किस तरह टुगेदर करते थे, कि जो आउटसाइडर्स थे कि कौन से फैक्टर्स थे जिसकी वजह से हिंदुस्तानी अवाम इकट्ठा हो चुके थे। या ये भी हम पढ़ेंगे इसमें हाउ नेशन बिकम रियलिटी इन द माइंड्स ऑफ पीपल। अब जो ये नेशन है ये कैसे इसको कंक्रीट शेप दिए गए, कि यहाँ पे हम देखते हैं जो लोग थे हिंदुस्तानी अवाम, यहाँ पे डिफरेंट कम्युनिटीज़ होते थे, डिफरेंट रीजन्स होते थे, लैंग्वेज ग्रुप्स होते थे। इनमें कैसे डेवलप हुए सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। अब अगर हम पॉइंट वाइज भी इसको एक्सप्लेन करेंगे तो ठीक है, उसमें हम पढ़ेंगे जो कलेक्टिव बिलोंगिंग है ये कैसे लोगों में आ गया। जो पहला पॉइंट है इसका, दैट वाज experience of united struggles। experience of united struggles, ये पॉइंट हम एक्सप्लेन करेंगे। इसके ज़रिए से भी हम नॉलेज हासिल कर सकते हैं कि किस तरह सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग जो है ये डेवलप हुआ था हिंदुस्तानी अवाम में, हिंदुस्तान के लोगों में। यहाँ पे हम देखेंगे कि एक्सपीरियंस जो है यूनाइटेड स्ट्रगल्स, अब इनको एक्सपीरियंस हुई थी किस चीज़ के लिए, कि हिंदू और मुस्लिम्स या हिंदुस्तान में जितने भी कम्युनिटीज़ रहते थे उस समय, ये सब मिलकर यूनाइट होकर स्ट्रगल करते थे, जदोजहद करते थे अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। सपोज़ हम बात करेंगे रिवोल्ट 1857 की, 1857 की नाकाम बगावत। ये बगावत हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ शुरू की थी, कि गोया कि अब इनको भी ये एक्सपीरियंस हुई थी कि हमें पहले यूनाइट होना है, बाद में हम स्ट्रगल कर सकते हैं, बाद में हम फाइट कर सकते हैं अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। अब ये यूनाइट क्यों हुए थे, उसका कारण भी ये है कि ये यूनाइट हुए थे इसलिए कि ऑप्रेसर जो था, जो उन पर रूल कर रहा था, जिन्होंने उनकी लिबर्टी को करप्ट किया था, ऑप्रेसर सेम था। अंग्रेज या हिंदू पर भी अंग्रेज़ रूल कर रहे थे, मुसलमानों पर भी यही अंग्रेज़ रूल कर रहे थे। और जो ऑप्रेसड हैं ये डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, लेकिन जो ऑप्रेसर हैं वो एक ही हैं, वो अंग्रेज़ हैं। तब जाके उन्होंने ये सीखा कि हम यूनाइट होके स्ट्रगल करेंगे, जदोजहद करेंगे अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। लाइक उन्होंने रिवोल्ट 1857 किया है। 1857 की नाकाम बगावत ने
मुसलमानों और हिंदू ने मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ स्टार्ट की थी। या इसके बाद भी हम देखते हैं 1905 में जो मूवमेंट्स लॉन्च हुए थे, स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट, वो भी स्वदेशी मूवमेंट या बायकॉट मूवमेंट, वो भी हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ स्टार्ट की थी। तो इस तरीके से भी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग है ये डेवलप हुआ था हिंदुस्तानी अवाम में। इसके साथ ही हम देखते हैं अदर वैरायटी जो है कल्चरल प्रोसेस जो है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि नेशनलिज्म जो है उसने कैप्चर किया था लोगों की इमेजिनेशन। उसमें हम देखते हैं या जो अदर फैक्टर्स हैं उसमें हिस्ट्री आती है, फिक्शन आता है, फोकलोर आते हैं, हिस्ट्री, फिक्शन, फोकलोर या सॉन्ग्स जो आते हैं, पॉपुलर प्रिंट्स आते हैं, पॉपुलर प्रिंट्स आते हैं या सिंबल्स आते हैं। All played a vital role for the development of collective belonging, sense of collective belonging। तो यहाँ पे हम देखते हैं चाहे हिस्ट्री हो, फिक्शन हो, फोकलोर्स हो, सॉन्ग्स हो या पॉपुलर प्रिंट्स जो उन्होंने बनाए थे या सिंबल्स उन्होंने बनाए थे, इसकी वजह से भी जो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग है ये डेवलप हुआ था हिंदुस्तानी अवाम में। इसके साथ ही हम देखते हैं ये उन्होंने एक वाइटल रोल अदा किया था इन द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म। इसके साथ ही जो आइडिया है नेशन का ये उन्होंने बाद में सिंबलाइज किया था कि आइडेंटिटी हम कैसे करेंगे नेशन की, आइडेंटिटी ऑफ नेशन। अब उन्होंने ये भी बताया आइडेंटिटी ऑफ नेशन हम कैसे करेंगे। इसके लिए बाद में उन्होंने कुछ इमेज जो हैं या जिनको हम कहेंगे फिगर्स उन्होंने बनाए थे हिंदुस्तानियों ने। कि इससे पहले कि हिस्ट्री सबों को पता है कि हिस्ट्री में क्या हुआ था, या जो जब अंग्रेज़ यहाँ पे आए थे वो रूल कर रहे थे, उन्होंने हिस्ट्री पढ़ी कि अंग्रेज़ों से पहले जो हिंदुस्तान है ये आज़ाद था, गुलाम नहीं था। या फिक्शंस उन्होंने पढ़े थे, अफसाने उन्होंने पढ़े थे, फोकलोर जो हैं ट्रेडिशनल बिलीफ जो है उसकी तरफ भी उन्होंने ध्यान दिया था, सॉन्ग्स की तरफ उन्होंने ध्यान दिया था, पॉपुलर प्रिंट्स उन्होंने बनाए, सिंबल्स उन्होंने बनाए थे। अब जो आइडेंटिटी है नेशन का ये हम कैसे करेंगे, इसके लिए उन्होंने इमेजेस बनाए थे। जैसे कि उन्होंने इमेज बनाई थी भारत माता की। 20th सेंचुरी में हम जब देखते हैं 20th सेंचुरी में हम देखते हैं यहाँ पे ग्रोथ हुई थी किस चीज़ की, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। 20th सेंचुरी में हम देखते हैं जब ग्रोथ हुई थी नेशनलिज्म की हिंदुस्तान में, तो उस समय में क्या हुआ था, उन्होंने ये बताया कि अब जो आइडेंटिटी ऑफ इंडिया हैं ये एसोसिएटेड हैं इमेज ऑफ भारत माता। 20th सेंचुरी में जब ग्रोथ हुई थी नेशनलिज्म की इंडिया में, तो जो आइडेंटिटी है इंडिया की ये उन्होंने एसोसिएट की। आइडेंटिटी ऑफ इंडिया जो थी एसोसिएटेड जो आइडेंटिटी ऑफ इंडिया थी 20th सेंचुरी में जब ग्रोथ हुई थी नेशनलिज्म की, तो ये जो आइडेंटिटी ऑफ इंडिया है ये एसोसिएट हुई थी किसके साथ, द इमेज ऑफ भारत माता। भारत, बाद में उन्होंने भारत माता की जो है ये इमेज बनाई थी। ये फीमेल
फिगर उन्होंने बनाई थी, इमेज बनाई थी। हालांकि भारत माता उस समय में कोई वुमेन नहीं थी, ये महज उन्होंने सिर्फ एक इमेज बनाई थी, जिसकी वजह से उन्होंने ये कहा कि इसके ज़रिए से हम लोग जो हैं ये इकट्ठा हो सकते हैं। कि बट जो इमेज है भारत माता की, इट वाज फर्स्ट क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्रा चटर्जी। जो इमेज थी भारत माता फर्स्ट क्रिएटेड, पहले ये किसने क्रिएट की थी? बंकिम चंद्रा चटर्जी। बंकिम चंद्रा चटर्जी या बंकिम चंद्रा चट्टोपाध्याय। तो पहले इमेज उसने क्रिएट की थी। तो उसके साथ ही हम देखते हैं 1870 में उसने लिखा है वंदे मातरम, जो हाइमन उसने कंपोज किया था। 1870 में उसने कंपोज किया था वंदे मातरम। ये उसने कंपोज किया था, हाइमन लिखा था मदरलैंड के लिए। और इसके साथ ही बाद में इट वाज इंक्लूडेड उसके जो नावल थी अनिरुद्धनाथ टैगोर की, तो ये उसमें उन्होंने इनकॉर्पोरेट की थी। लेकिन जो वंदे मातरम है, इट वाज मोस्टली संग ड्यूरिंग द स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट। 1905 में जो मूवमेंट्स लॉन्च हुए थे बंगाल में, ये वहाँ पे ज़्यादा मशहूर हुए थे। कि रविंद्रनाथ टैगोर, बाद में हम देखते हैं कि वंदे मातरम की जो इमेज है अब उसको पेंटिंग की गई थी। अगर आप बुक पढ़ोगे वहाँ पे 2 पेंटिंग्स हैं भारत माता की। जो फर्स्ट है ये इमेज क्रिएट की थी बंकिम चंद्रा चट्टोपाध्याय ने या चटर्जी ने। तो उसके बाद हम देखते हैं उसने वंदे मातरम लिखा, तो वो इंक्लूड हुआ था नावल में। तो जो उस वक़्त उन्होंने बंगाल में जो स्वदेशी मूवमेंट चल रही थी उस वक़्त वो पॉपुलर हुआ था। तो इसके साथ ही हम देखते हैं कि स्वदेशी मूवमेंट के साथ ही जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उसने पेंट किया था इमेज ऑफ भारत माता की। जो रविंद्रनाथ टैगोर था उसने पेंटेड की थी फेमस इमेज जो थी भारत माता, उसमें उसने उसको पोर्ट्रेट किया था कि जो भारत माता इमेज जो है। रविंद्रनाथ टैगोर जो है इसने पेंटेड की थी फेमस इमेज ऑफ भारत माता 1905 में। तो उसने उसको पोर्ट्रे किया था। इसमें ये पोर्ट्रे कर रहे थे कि भारत माता की जो इमेज थी, फिगर थी, शी इज़ काम या कंपोज्ड है, डिवाइन है, स्पिरिचुअल है। कि उसका मकसद यही था डिवोशन टू दिस मदर फिगर जो है। यही एविडेंस बनेगा वंस नेशनलिज्म की, कि जो नेशनलिज्म हम में पैदा हो जाएगा ये भी एक ज़रिया है, एक सोर्स है कि किस तरीके से हम डेवलप करते हैं सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। तो ये भी एक वे था टू डेवलप द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको पेंट किया था 1905 में। उसके साथ ही हम देखते हैं जो सेकंड पॉइंट था रिव्यू ऑफ इंडियन फोकलोर। इस चीज़ की भी वजह से जो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग है वो डेवलप हुआ था। जो सेकंड पॉइंट है अब हम वो डिस्कस करेंगे। सेकंड पॉइंट क्या है? रिव्यू ऑफ इंडियन फोकलोर। जो इंडियन फोकलोर है उन्होंने उसको रिव्यू किया था। तो रिव्यू ऑफ इंडियन फोकलोर में हम देखते हैं सेकंड पॉइंट जो मैंने लिखा, रिव्यू ऑफ इंडियन फोकलोर जो है
अब जो आइडियाज़ ऑफ नेशनलिज्म हैं ये इस तरीके से भी डेवलप हो सकता था रिव्यू ऑफ इंडियन फोकलोर के ज़रिए से। इसमें हम पढ़ेंगे कि लेट 19th सेंचुरी में जो इंडियन नेशनलिस्ट जो थे दे बिगैन टू रिकॉर्डिंग द फोक टेलर्स, या वी कैन से जो इंडियन नेशनलिस्ट लीडर्स थे दे बिगैन टूर्ड villages, all villages together, folk songs, folk tales या legends जो है कि वो ये कहते थे कि सेकंड पॉइंट जो हमने लिखा इसमें उन्होंने क्या किया था, जो इंडियन लीडर्स थे, नेशनलिस्ट लीडर्स थे, उन्होंने लेट 19th सेंचुरी में अब ये अनदर प्रोसेस स्टार्ट की थी कि उन्होंने कहा कि हम विलेज से लेकर विलेज तक जाएंगे, एक विलेज से लेकर दूसरे विलेज में जाएंगे, वहाँ पे हम गैदर करेंगे जो फोक सॉन्ग्स हैं, जो लेजेंड्स हैं, जो टेल्स हैं, तो वो हम कलेक्ट करेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे और बाद में हम इन टेल्स के ज़रिए से वो ये बिलीव करते थे दे गिव ए ट्रू पिक्चर ऑफ ट्रेडिशनल कल्चर। इन फोक सॉन्ग्स के ज़रिए से, लीजेंड्स के ज़रिए से, टेल्स के ज़रिए से वो ये चाहते हैं कि हम हिंदुस्तानी अवाम को एक पिक्चर सामने रखेंगे जो कि हिंदुस्तान का जो ट्रेडिशनल कल्चर है था वो करप्ट हुआ था, उसको नुकसान पहुँचाया हुआ था। किसकी वजह से? जो आउटसाइडर्स यहाँ पे आए हैं, जो आउटसाइडर्स फोर्सेस यहाँ पे हैं, तो हम अब इनको ऐसे ही बताएंगे जिस तरह हम ये लिखते हैं कि जब ये फोक लोग या फोक टेलर्स कलेक्ट करेंगे, सॉन्ग्स कलेक्ट करेंगे या बाकी या लीजेंड्स कलेक्ट करेंगे, इनके ज़रिए से ये हिंदुस्तानी अवाम तक ये मैसेज देते हैं कि अब हमें कलेक्ट होना है, अब हमें इकट्ठे होना है, यूनाइट होना है, क्योंकि हमारा जो ट्रेडिशनल कल्चर था उसको नुकसान पहुंचाया, वो करप्ट हुआ था, उसको डैमेज हुआ था। वो डैमेज उसको किसने किया था? वो जो ऑपरेसर हैं वो अंग्रेज़ थे। अंग्रेज़ों ने हमारा ट्रेडिशनल कल्चर जो है उसको करप्ट किया था, डैमेज किया था। अब उन्होंने ये भी सोचा कि ये ज़रूरी है कि फोक ट्रेडिशन जो है इसको प्रिजर्व करना, इसकी वजह से हम हिंदुस्तानी अवाम जो हैं उसको बेदार कर सकते हैं, उसको हम जगा सकते हैं और इसके ज़रिए से भी हम हिंदुस्तानी जो लोग हैं इनको यूनाइट कर सकते हैं कि जो फोक ट्रेडिशन है, जो नेशनल आइडेंटिटी थी, बाद में ये रिस्टोर हो जाएगा। तो वो हम इनमें इसको ये बताएंगे कि हमारा जो पास्ट है वो पास्ट की तरफ पहले तवज्जो देंगे, लोगों को ये बताएंगे कि पास्ट में जो हैं हिंदुस्तानी जो हैं ये फ्री थे, इन पर कोई आउटसाइडर्स रूल नहीं करते थे। आज जो हैं आज अंग्रेज़ हम पर रूल करते हैं, इसलिए हमें ये देखना है कि पास्ट में क्या हुआ था, पास्ट में क्या हुआ था और आज प्रेजेंट में क्या हो रहा है। बाद में वो इनको ये बताएंगे कि अगर पास्ट में हम आज़ाद थे तो आज हम देखते हैं अंग्रेज़ गोरी चमड़े वाला जो है ये हिंदुस्तानी अवाम पर रूल करता है, तो हमें इनके खिलाफ आवाज़ उठाने हैं, इनके खिलाफ लड़ने हैं। वो हम इस तरह नहीं इनके साथ लड़ सकेंगे कि जब तक न हम पहले यूनाइट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो रविंद्रनाथ टैगोर था, रविंद्रनाथ टैगोर, उसने भी कुछ राइम्स कंपोज किए थे। या साउथ इंडिया की बात करें, वहाँ पे मद्रास में जो नतेशा शास्त्री थे, उसने क्या किया था, उसने एक 4 वॉल्यूम कलेक्शन जो है वो लिखी थी, पब्लिश की थी, पब्लिशड मैसिव ऑफ 4 वॉल्यूम कलेक्शन ऑफ
collection of Tamil folklore या folk tales। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो नतेशा शास्त्री जो थी उसने पब्लिश की थी मैस्यू ऑफ 4 वॉल्यूम कलेक्शन जो है तमिल फोक टेल्स की। तो उसमें उसने सब कुछ ये मेंशन किया था लिटरेचर, या उसने भी फोक टेल्स वहाँ पे कलेक्ट किए थे। तो बाद में ये मैनिफेस्टो बन गया जो रियल थॉट्स हैं, या जो लोग थे जब उसने ये बुक पब्लिश की थी तो लोगों ने इस बुक को पढ़ा कि उसमें उसने मेंशन किए थे कि जिस तरह हम बात करते हैं सॉन्ग्स की तरफ या राइम्स की तरफ, जैसे कि अल्लामा इकबाल ने लिखा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं इसकी ये गुलिस्तान हमारा। इस सॉन्ग की या इस नज़म से भी जो हिंदुस्तानी अवाम हैं वो जाग उठे। इसी तरह जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं या नतेशा शास्त्री जो थी उन्होंने भी या फोक टेल्स जो हैं कलेक्ट किए थे, सॉन्ग्स कलेक्ट किए थे। यहाँ पे हम देखते हैं जो ये नेशनलिस्ट मूवमेंट डेवलप्ड हुई थी, जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे ये अब मोर अवेयर हो गए थे आइकॉन्स की तरफ या इन सिंबल्स की तरफ कि किस तरह हम हिंदुस्तानी अवाम को यूनिफाई करेंगे, हिंदुस्तानी अवाम को हम किस तरह से इंस्पायर करेंगे, मुतासिर करेंगे। जो फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म है कि इसको हम किस तरह डेवलप करेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि ट्राई कलर फ्लैग्स भी थे वहाँ पे स्वदेशी मूवमेंट के दौरान। स्वदेशी मूवमेंट के टाइम में हम देखते हैं बंगाल में ये मूवमेंट लॉन्च हुए थे। वहाँ पे हम देखते हैं ट्राई कलर फ्लैग था। ट्राई कलर फ्लैग ये एक्चुअली जो नेशनल मूवमेंट डेवलप हुए थे, जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे ये अब मोर अवेयर हो गए कि हम ऐसे सिंबल्स बनाएंगे जिसकी वजह से हम हिंदुस्तानी अवाम को यूनाइट कर सकते हैं और इनमें उनको इंस्पायर कर सकते हैं कि नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो इनमें कूट कूट कर हम भर सकते हैं कि ये भी अपने नेशन के लिए लड़ सकेंगे, कलेक्ट हो या इकट्ठे हो जाएंगे, यूनाइट हो जाएंगे। जो ट्राई कलर फ्लैग की बात करते हैं हम, बंगाल में जो उस वक्त था ट्राई कलर, उसमें जो कलर्स थे तो दैट वाज फर्स्ट जो है ये रेड था, सेकंड जो है ये ग्रीन था, ग्रीन कलर, एंड जो थर्ड है दैट वाज येलो। ये ट्राई कलर फ्लैग था तो जो कि उन्होंने डिज़ाइन किए थे। तो इस ट्राई कलर में हम देखते हैं, ट्राई कलर फ्लैग में हम देखते हैं इसमें 8 लोटस भी थे, 8 लोटस। अब ये लोटस क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये 8 प्रोविंसेस रिप्रेजेंट करते हैं। जो 8 लोटस उस फ्लैग पे थे, एक तो ये ट्राई कलर फ्लैग था रेड ग्रीन और येलो, और इसमें 8 लोटस भी थे जो फूल है, तो वो रिप्रेजेंट करते थे 8 प्रोविंसेस। जो 8 लोटस हैं ये रिप्रेजेंट करते थे 8 प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया एक होता है इंडियन स्टेट्स और दूसरा होता है ब्रिटिश इंडियन स्टेट्स। गोया कि ब्रिटिश इंडियन वो स्टेट्स थे जिन पर अंग्रेज डायरेक्ट हुकूमत करते थे, उन पर रूल करते थे। दूसरे जो इंडियन स्टेट्स हैं जिनको हम प्रिंसली स्टेट्स भी बोलते हैं, तो वो इसमें इनकॉर्पोरेट नहीं होते थे। तो नियर अबाउट 564 प्रिंसली स्टेट्स थे उस समय में। तो एक तो यहाँ पे हम देखते हैं ट्राई कलर फ्लैग में ये 3 चीज़ें थे, रेड कलर, ग्रीन, येलो और 8 लोट्स जो है। तो इसके बावजूद भी हम देखते हैं इसमें एक क्रिसेंट मून है फ्लैग में, क्रिसेंट मून। अब ये क्रिसेंट मून जो है ये रिप्रेजेंट क्या करते थे?
क्रिसेंट मून जो थे ये यहाँ पे रिप्रेजेंट करते थे हिंदूज एंड मुस्लिम्स, हिंदूज एंड मुस्लिम्स। जो ये थर्ड पॉइंट है इसका, ट्राई कलर फ्लैग में हम देखते हैं ट्राई कलर हैं, 8 लोटसेस हैं, 8 रिप्रेजेंट, ये 8 प्रोविंस रिप्रेजेंट करते हैं ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस के। या क्रिसेंट मून हैं वहाँ पे, वो रिप्रेजेंट करते हैं हिंदूज एंड मुस्लिम्स। लेकिन जब गांधीन एरा स्टार्ट हुआ था, जब गांधीन एरा स्टार्ट हुआ था तो उसके दौर में हम देखते हैं, जो देखते हैं यहाँ पे कि हिंदू एंड मुस्लिम जो हैं क्रिसेंट मून के, अब ये भी रेस्पेक्ट करते हैं इस फ्लैग को। जब हिंदूज और मुस्लिम्स रेस्पेक्ट करेंगे इस फ्लैग को, गोया कि अब हिंदू और मुस्लिम जो हैं ये इकट्ठा हो गए, ये रेस्पेक्ट करते हैं इस फ्लैग को। नतीजा ये निकलता है दे फील प्राउड। अब ये आस्ता आस्ता इकट्ठा हो गए और उनको अपने आप पर फख्र करते थे कि हम अब यूनाइट होते जा रहे हैं। गोया कि चाहे ये ट्राई कलर फ्लैग हो, 8 लोट्स हो इसमें, या क्रिसेंट मून हो इसमें, या हमने पढ़ा है अभी जो इंडियन फोकलोर जो है उन्होंने रिकॉर्डिंग की थी, दीज वर द टूल्स टू डेवलप द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। ये वो हथियार हैं कि जिसकी वजह से उन्होंने डेवलप किया था सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, या वी कैन से फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म। लेकिन यहाँ पे हम बात करें हैं 1921 में जो गांधी हैं, गांधी 1921 में, ये अभी जो हम बात कर रहे थे ईस्ट वाले ट्राई कलर फ्लैग की, ये फ्लैग था स्वदेशी मूवमेंट के दौरान 1905 में। अब हम यहाँ पे पहुंच गए 1921 में, गांधी ने डिज़ाइन किया था स्वराज फ्लैग। अब गांधी ने जो है डिज़ाइन किया था डिज़ाइनड स्वराज फ्लैग, आज़ादी का जो झंडा है, परचम है, ये गांधी ने फिर से डिज़ाइन किया या वी कैन से रिवाइज किया था। तो जो गांधी ने 1921 में फ्लैग बनाया था वो भी ट्राई कलर का था, ट्राई कलर। अब इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे ट्राई कलर कौन कौन है। यहाँ पे हम देखते हैं, एक था रेड कलर, इसमें ग्रीन एंड वाइट। जो 1905 में जो ट्राई कलर फ्लैग था वो रेड, ग्रीन और येलो, और जो 1921 में गांधी ने डिज़ाइन किया था स्वराज फ्लैग वो भी ट्राई कलर था, लेकिन कलर जो है रेड थे, ग्रीन और वाइट थे। तो इसके साथ ही हम एक और चीज़ भी इसमें फ्लैग में देखते हैं, स्पिनिंग व्हील, चरखा, वो भी उसमें गांधी ने ऐड किया था इन सेंटर, बीच में। एक तो ट्राई कलर फ्लैग बनाया, उसके बीच में उसने स्पिनिंग व्हील बनाया। तो अब ये स्पिनिंग व्हील क्या रिप्रेजेंट करता था? ये गांधीयन जो हैं सेल्फ हेल्प, आइडियाज ऑफ सेल्फ हेल्प रिप्रेजेंट करते हैं। गांधीयन आइडियाज ऑफ सेल्फ हेल्प, कि सेल्फ हेल्प क्या होता है? यहाँ जो हम स्पिनिंग व्हील हैं, आप खुद घर में भी क्लोथ्स बना सकते हो। अब आपको कोई ज़रूरत नहीं है ब्रिटिश इंडियन गुड्स को खरीदने की, आप खुद कमा सकते हो, आप खुद अपने आप को हेल्प कर सकते थे। तो ट्राई कलर जो यहाँ पे हैं ये उन्होंने इंक्लूड किया था गांधीयन के मुताबिक, जो रेड या ग्रीन या वाइट जो था ये क्या रिप्रेजेंट करते थे। मैंने अभी पहले बताया कि स्पिनिंग व्हील का, ठीक है। अब ग्रीन, रेड, ग्रीन एंड वाइट ये यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करते थे? गांधी के मुताबिक ये इंक्लूड करते थे मेजर कम्युनिटीज़, जो उस वक़्त हिंदुस्तान में मेजर कम्युनिटीज़ थे वो कौन कौन से थे? मेजर कम्युनिटीज़ उस वक़्त क्रिश्चियन थे, मुस्लिम्स एंड हिंदूज।
जो ट्राई कलर्स ये फ्लैग में बनाते थे वो एक्चुअली रिप्रेजेंट करते थे कम्युनिटीज़, जो मेजर कम्युनिटीज़ होते थे हिंदुस्तान में। तो गांधी का जो ट्राई कलर था वो रिप्रेजेंट करता था क्रिश्चियंस, मेजर कम्युनिटीज़ क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स एंड हिंदूज, जो कि उस समय में वहाँ पे ज़्यादातर इनकी पॉपुलेशन वहाँ पे होती थी। यहाँ पे मैंने जो ट्राई कलर्स लिखे थे, ठीक है, उस समय अगर गांधी के मुताबिक ये रिप्रेजेंट करते थे मेजर कम्युनिटीज़ क्रिश्चियन, मुस्लिम्स एंड हिंदूज, लेकिन अगर फ़िलासफ़िकल व्यूज़ देखेंगे, हम फ़िलासफ़ी के एतबार से हम देखेंगे ये रिप्रेजेंट क्या करते थे कि जो ये ट्राई कलर जो है फ्लैग, ट्राई कलर फ्लैग जो था ये क्या रिप्रेजेंट करते थे, ये रिप्रेजेंट करता था प्रॉस्पेरिटी, ये पीस रिप्रेजेंट करता था और ब्रेवरी रिप्रेजेंट करता था। गोया कि ये भी टूल्स थे, these were some tools by which इंडियन नेशनलिस्ट लीडर जो थे उन्होंने डेवलप किया था सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, या उन्होंने डेवलप किया था नेशनलिज्म अमंग द इंडियन पीपल। इसके बाद हम देखेंगे इसके बाद जो है थर्ड पॉइंट, जो कि अनदर मीन्स है क्रिएटिंग ऑफ नेशनलिज्म, दैट वाज रीइंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। जो थर्ड पॉइंट है दैट इज रीइंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। This is the third point by which we can understand the sense of collective belonging. ये तीसरा पॉइंट है, लेकिन जो ये तीसरा पॉइंट है ये नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि जो वीडियो है ये लेंथी हो गया था, 31 मिनट्स का, करीबन ये 7 GB का हो गया। अब इसको कंप्रेस करना है। आपसे यही गुजारिश है बच्चों से कि चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन so that they will get the notification regarding the new video lectures. Thank you.